हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन किए थे। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का जो सेकंड टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ पढ़ते जाइए। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत में क्या कहती है? पहले अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यह गुणनफल अद्वितीय होता है बिना क्रम के। यानी अगर हम पूरी चीज की वापस से देखें तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में, भाज्य, अब यहाँ पे कुछ वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है भाज्य, एक आ रहा है अभाज्य, फिर आ रहा है अद्वितीय और फिर आ रहा है बिना क्रम। तो अगर हम सबकी अगर छोटी छोटी चीजों में समझे तो प्रत्येक भाज्य संख्या भी होती है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग जाता हो। अभाज्य संख्या क्या होती है हम पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिनमें सम और एक के अतिरिक्त किसी और का विभाजन नहीं हो। तो गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिख सकते हैं और ये गुणा अद्वितीय यानी यूनिक होता है, इसको हम उसी रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें 12, तो आप लोग बचपन से इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं चौथी पांचवी क्लास से कि 12 में अगर 2 का डिवाइड करें 6, फिर 2 का डिवाइड करें 3, फिर 3 का डिवाइड करें 2। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। और मैंने ये बताया था सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? तो 2 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 यानी 3। तो 12 को हम 2 और 3 के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ये जो थ्योरम है कि 12 यानी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं, ये क्या कहलाती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका यूज कहाँ आता है? इसका यूज आता है एचसीएफ निकालने में, इसका यूज आता है एलसीएम निकालने में। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम इसमें फिर पेपर से इनकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे इनको। इसका उपयोग आता है कि हम गुणनखंड निकालने में या विभाजन निकालने में, कि हमें किसी भी संख्या का पता लगाना हो कि ये इसका विभाजन इससे होगा या नहीं होगा, ये इसमें दूसरी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। तो क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, 468 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आसान क्वेश्चन से लेते हैं कि 468 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वही 468 हम ऐसे लिख दें और फिर लाइन ड्रॉ करें। तो आप देख रहे हैं 8 आ रहा है, 8 यानी सम संख्या, तो 2 का विभाजन देंगे 2 3 4, फिर 2 का विभाजन देंगे 1 1 7, फिर हम 2 का नहीं जाएगा, कोई सम संख्या नहीं है तो 3 का देंगे, 3 3 9, फिर 3 का देंगे 13 3 39 13 और 1। तो आप देख रहे हैं कि 468 को हम 2 गुणा 3 गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम और अच्छी तरह लिखे तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। और 13 1 बार। तो 468 को हम अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं।
आपसे पूछे 4 क्वेश्चन किस किस का आ जाएगा, 2 का भी जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा और इन सबके मल्टीपल का भी जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं इसमें कि गुणनखंडों की, कई बार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है गुणनखंडों की घातों का योगफल बताओ। तो अगर हम घातों को देखें तो 2 की घात कितनी है 2, 3 की घात कितनी है 2 और 13 की घात कितनी है 1। तो घाते का योगफल कितना हो गया 2 और 2 4 और 1 5। तो कुछ आगे बढ़ा के ऐसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो है ऐसा ही आसान से एक और लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 140 का गुणनखंड कीजिए। तो अगर 140 से गुणनखंड की बात करें तो वही 140, तो 2 का डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 का डिवाइड करा 35, फिर 5 का डिवाइड करा 7 7 1। तो आप देख रहे हैं कि मैं 140 को 2 गुणा 5 गुणा 7 यानी 2 का स्क्वायर 5 गुणा 7 के रूप में लिख सकता हूँ। तो चीजें क्लियर हुई कि 140 को हम गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम घातों का योग देखें, योग भी आ सकता है गुणा भी आ सकता है। घातों का योग देखें तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात भी 1, तो टोटल मिला के हो गई 4। तो घातों का योग क्या होगा 4। तो क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये भी चीज क्लियर हुई। तो हमने सीखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, कैसे हम अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड लिख सकते हैं। क्रम की बात क्या थी कि अगर हम 12 को देखें तो 12 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 4 3 12। 12 को हम 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 भी लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है, हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि इसके उपयोग की जो बुक में आरबीएससी और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कि अगर हम उस प्रमेय पर एक थ्योरम है, मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज किया जाता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम महत्तम समावर्तक, और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक। ठीक है। एचसीएफ की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जिस भी संख्या का मैं एलसीएम निकालता हूं उन संख्याओं को पूर्णतः यानी कंप्लीट तरीके से विभाजित करें। विभाजित मतलब डिवाइड करें। और एलसीएम की अगर बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसमें उनका भाग इसका उनमें भाग जाए और इसमें दी गई संख्या, जिसमें दी गई संख्याओं इसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग या विभाजित हो। ठीक है, निकालते कैसे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। न्यूनतम घातों का गुणनफल यानी मिनिमम। और इसमें क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल।
अधिकतम घातों का गुणनफल। इसमें मैक्सिमम घात लेते हैं और इसमें मिनिमम लेते हैं, बस नाम में थोड़ा फर्क है, महत्तम और लघुत्तम। एक अगर छोटे से एग्जांपल से देखें यहाँ पे ही कि 18 और 12, ये हमें दो संख्याएं दे रखी है। तो अगर हम 18 के गुणनखंड करते हैं तो होते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 9, 2 × 18। और अगर 12 की बात करें तो 2 का स्क्वायर × 3, 4 × 12। तो सबसे पहले बात करें अगर हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, 2 दोनों में कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है। उनकी न्यूनतम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, तो 2 की दोनों में मिनिमम घात है 1, यहाँ पे दोनों की मिनिमम घात है 3 में से 1, तो 2 एकम, 2 की घात 2 और 3 की घात 3, 1 रहेगा तो 2 × 6। और बात करें अगर एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या है, सभी गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड, तो इसमें क्या क्या गुणनखंड दिख रहे हैं, 2 और 3, इसमें भी क्या दिख रहा है, 2 और 3, तो हम एक ही लेंगे। और उनके अधिकतम, तो दोनों में अधिकतम क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 और यहाँ पे 3 का क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 36। तो एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, जैसे आपको चीजें क्लियर हो कैसे काम कर, आपको चीज क्लियर कम समझ में आएगी, अबाज गुणनखंड विधि कैसे काम करती है। क्लियर हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या उनकी परिभाषा है, तो हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छी तरह कर देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर कुछ बेस क्वेश्चनों की, और इसे क्लियरिटी हो कैसे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 कि 336 54 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 और 54 लिख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर डालो, 336 बराबर और 54 बराबर। आपको कुछ ही नहीं करना, बचपन से जो आप मेथड पढ़ते आ रहे हैं वही लिखना है। हमने एलसीएम निकालना 4th स्टैंडर्ड से हम सीखने लग जाते हैं। तो 336 का मैं कैसे गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 1 6 और 8, फिर 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 8 4, फिर 2 का भाग देंगे 42, फिर 2 का भाग देंगे 21 3 7 7। किसी को लगे, बच्चे को ये लगे कि सर हम अगर मान लो पहले 3 का दे दे फिर 2 का दे दे, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्रम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बिना क्रम के भी लिख सकते हैं। तो हमने 336 को क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 3 गुणा 7। अगर हम बात करें 54 की, तो अगर हम 54 का गुणनखंड करते हैं तो 2 27, फिर 3 9, फिर 3 फिर 3 और फिर 3 और फिर 1। तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के वर्गफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम देखें तो 336 के गुणनखंड हो गए 2 का की घात 4, 3 गुणा 7, 2 4 बार आ रहा है तो हम 4 घात लिख देंगे। 54 के गुणनखंड यानी फैक्टर की बात करें तो 2 गुणा 3 स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब। यहां तक चीजें क्लियर हुई। बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या बताया कि दोनों जो संख्याएं उनके उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो कॉमन चीज क्या दिख रही है, यानी समान चीज। जैसे मैंने बताया था कि कॉमन चीज यानी दोनों में सिमिलर चीज क्या है, तो दोनों में कॉमन चीज समान चीज क्या है, 2 और क्या है 3। 7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 7 यहाँ है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अब आती है कि दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम, तो यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो यहाँ पे 2 3 6, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। फिर आता है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, जितने भी गुणनखंड दिख रहे हैं सभी वो सारे लिख रहे हैं, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, देख लिया। फिर आप दूसरे में आओ, 2 दिख रहा है, हम लिख चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।
फिर आराम से चीजों को समझिए। 3 दिख रहा है, 3 लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। 7 उसमें था, इसमें नहीं है, लेकिन लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि सभी ले रहे हैं, उभयनिष्ठ में। 2 की फिर हम लिखेंगे सबकी अधिकतम, तो 2 की घात 4, 3 की घात 3, 7 की घात 1, 2 की घात 4 हो गया 16, 3 की घात हो गया 3 तिया 27 और 7 की घात हो गया 7। तो अगर हम ध्यान से समझे तो 16 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 112, और 112 को आप 27 से गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा करोगे 7 दूनी 14, 8 784 और 4 2 2, ये हो गया 4 4 12 3024। तो आंसर आया 3024। तो चीजें क्लियर हुई, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस बार हम 2 की जगह 3 संख्याओं वाले भी देख रहे हैं। मैंने पहले बोला था हम नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी रहे और क्वेश्चन के हमें प्रैक्टिस भी होते रहे। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो 6 72 120। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट की, कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 6 72 और 120। 6 के अभाज्य गुणनखंड 72 के अभाज्य गुणनखंड और 120 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगर हम 6 के देखें यहाँ पे इधर साइड में, तो 2 3 3 1, तो हमें समझ में आ रहा है 2 गुणा 3। अगर हम 72 के करें तो वही 2 का भाग जाएगा 36, फिर 2 का दिया 18, फिर 2 9, फिर 3 3 और 3 1। तो कितनी 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, और 3 आ रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, फिर हम देंगे 120 का 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1, 2 आ रहा है 3 टाइम्स, 3 और 5। चीज क्लियर हुई। तो और आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 3 6, 2 का 3 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 8 9 72। तो यहाँ तक आ गया। अब बात करें हम सबसे पहले वही एचसीएफ की। एचसीएफ मैंने बताया था बच्चों कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन है, तो अगर हम देखें तो कॉमन चीज क्या है, 2 तीनों में आ रहा है। घातें नहीं देखनी है, घातें पावर में होती है, और 3 तीनों में आ रहा है। उनकी न्यूनतम, तो सब यहाँ पे घात है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, तो न्यूनतम कितनी हुई 1। 3 की घात यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो न्यूनतम होगी 1, तो 2 3 6। एलसीएम हो गया। अगर हम बात करें, सॉरी एचसीएफ हो गया, और एलसीएम बात करें तो एलसीएम होता है सभी गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है 3 है, हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ 2 है लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 नहीं लिखा है, लिख लिया। उनकी अधिकतम, तो यहाँ पे 2 की अधिकतम तीनों में क्या है 3, 3 की अधिकतम है 2, 5 की 1। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की घात 2 9 और 5, तो 8 × 40, 40 नाम का 360। अब बात आती है, ये तो जो हमने निकाला ये है मेथड। बात अगर करें हम परिभाषा की, तो एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ वह राशि है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो आप देखेंगे 6 में 6 का भाग जाता है, 72 में भी 6 का जाता है 5 6 72, और 120 में भी 6 का जाता है 20 बार। तो यानी 6 वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। फिर आता है एलसीएम। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम आया 360। एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें तीनों का जाए, तो 6 का भी जाता है, 72 का भी जाता है और 120 का भी जाता है। यानी 6 72 और 120 का अगर हम टेबल बनाएं या मल्टीपल बनाएं, तो सबसे जो छोटा मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा 360 आएगा टेबल में। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम की परिभाषा कैसे दिखती है वो पता लग गया, और कैसे हम इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं 8 9 25 का। तो अगर हम 8 9 25 का देखें तो सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। फिर अगर 8 के गुणनखंड की बात करें, शॉर्ट में करेंगे थोड़ा, तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और 25 की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर।
बात करते हैं अगर हम HCF की, तो HCF क्या होता है, कॉमन गुणनखंड। तो कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी तीनों में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं हो तो HCF क्या होगा, 1, क्योंकि एक अभाज्य संख्या एक संख्या निहित है। फिर आती है LCM। LCM क्या होते हैं, सभी गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, उनकी अधिकतम। तो 2 की घात 3 आ गई, 3 की घात 2 आ गई और 5 की घात 2 आ गई। 2 की घात 3 का मतलब 2 + 2 नहीं, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप याद रखिए कि जब भी हम किसी के ऊपर घात लगाते हैं तो वो मल्टीपल को शो करती है। तो 2 की घात 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। आप किसी को भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 को आप 8 से करेंगे, इजी रहेगा 200, और 200 को आपने 900 किया तो 1800। तो ऐसे LCM समझ में आया। तो आप याद रखें, जब भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि जब भी दो या दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो HCF क्या होगा, 1 पर। तो मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं कि दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ नहीं हो तो HCF 1 होगा। यानी अगर कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, उसमें कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, समान नहीं है, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। ये आप याद रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ यानी सर्कुलर पथ पे मैदान का एक चक्कर पूरा करने के लिए रमन को 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय तथा एक ही दिशा में चलते हैं। यानी अगर हम बात करें कि जैसे ये एक वर्ताकार पथ है, तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। और मान लिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है S, ठीक है। एक तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से इसका मैदान का एक चक्कर लगाने में रमन को लगते हैं 18, और यहाँ से अनुप्रिया को इधर से चक्कर लगाने में लगते हैं 12। तो बताइए कि वो कितने चक्कर लगाते हैं या कितने समय बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 18, फिर दूसरे चक्कर में 36, तीसरे में 72, ऐसे उसका 12, फिर 24। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमें क्या ज्ञात करना है कि न्यूनतम समय की जिसमें वो मिलेंगे, तो यानी LCM ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कि रमन को तय करने में लगा समय, कि रमन को कितना समय लगता है बच्चों, 18 मिनट, और तथा अनुप्रिया को तय करने में लगा समय 12 मिनट। रमन को 18 और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय LCM होगा। क्यों होगा, अभी आराम से देखिए। तो अगर हम LCM निकालें तो 18 के गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर, 12 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 का स्क्वायर × 3, 4 × 12। तो अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM हमने पढ़ा था कि सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड यानी 2 और 3, उनके अधिकतम घात है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 36। अतः लगा समय जिसके बाद पुनः मिलेंगे कितना है, 36 मिनट। क्यों, अब आराम से चीजों को देखिए कि अगर यहाँ से रमन ने स्टार्ट किया तो रमन ने एक चक्कर पूरा करने में 18 लगे, दूसरा चक्कर लगाएगा, यहाँ पहुंच गया, कितने मिनट लगे, 36। अनुप्रिया की बात करें यहाँ से
12 एक चक्कर, दूसरा में 12, अब तीसरे चक्कर में फिर वो, तो रमन के तो 2 चक्कर हुए होंगे और अनुप्रिया के 3, और दोनों 36 मिनट बाद वापस से कहाँ पहुंचेंगे, एस पे। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे, HCl। क्या निकालना था, HCl। तो चीजें क्लियर हुई आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संगोष्ठी यानी किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में, समान संख्या में एक ही विषय की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही विषय के बैठा रहे प्रतियोगी बैठाए जाते हैं, तो कमरों की न्यूनतम संख्या। अब एक चीज इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, कि आपको लगेगा कि कमरों की न्यूनतम संख्या बोली है, यानी न्यूनतम तो संख्या में एलसीएम निकालना सिखाया था। तो यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमें दे क्या रखा है, हमें यहाँ जो दे रखा है वो है प्रतिभागियों की संख्या यानी पार्टिसिपेट की, और पूछ क्या रहा है, कमरों की। चीज के लिए हुई। तो याद रखिए, पहले हम लिखेंगे हिंदी में कि हिंदी में प्रतिभागी कितने हैं, 60। अंग्रेजी में प्रतिभागी कितने हैं, 84। और गणित में प्रतिभागी 108। 3 विषय में पार्टिसिपेट है। चूंकि कमरों की संख्या न्यूनतम ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, कमरों की संख्या न्यूनतम ज्ञात करनी है, वह जब होगी यदि प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कमरों की संख्या न्यूनतम होगी जब प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम हो। प्रतिभागी कैसे, जैसे अगर हम छोटी सी चीज बात करें कि मान लो मैंने 5, 5, 10, 12 अलग अलग पुस्तकें ले ली। अगर मैं उन पुस्तकों को, यानी अगर मैं 100 बच्चे हैं, अगर मैं उनको एक कमरे में बैठाता हूं तो कितने बच्चे बैठेंगे, 100। तो कमरे न्यूनतम, बच्चे अधिकतम। अगर मैं 2 में बैठाता हूं तो 50, बच्चों की संख्या कम होगी, कमरे ज्यादा होंगे। अगर मैं 3 में बैठाता हूं, 3 में फिर फ्रैक्शन बराबर नहीं बैठेगा। तो अगर मैं 5 में बैठाता हूं तो 20, और 10 में बैठाता हूं तो 10। तो आपने देखा कि कमरों की संख्या बढ़ी, यानी अगर मैं यहाँ पे कमरों की बात करूं और यहाँ पे छात्रों की बात करूं, तो आप देखेंगे कि कमरों की संख्या बढ़ने पर छात्रों की संख्या घट रही है। ठीक है, तो आपको चीज क्या समझ में आई कि अगर कमरे कम होंगे तो छात्र ज्यादा बैठेंगे। ठीक है, कमरे ज्यादा होंगे, जैसे जैसे कमरे बढ़े तो छात्रों की संख्या घटने लगी, 100, 50, 20। तो कमरे न्यूनतम कब होंगे, जब उसमें प्रतिभागी यानी छात्र, एक तरीके से आप उसको छात्र समझ सकते हैं, स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अधिकतम क्या निकालना है हमें, प्रतिभागियों का। तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतम चीज क्या होती है, HCF। अतः HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 60 के अभाज्य गुणनखंड की, फिर 84 के अभाज्य गुणनखंड की, और फिर 108 के अभाज्य गुणनखंड की। इसको भी आप लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड की, और यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड की। 60 की बात करें तो यहाँ हम 60 का गुणनखंड कर देते हैं, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो आपको देखिएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5। हमने एक फ्रैक्शन करना, गुणनखंड करना सीख लिया है। 84 की अगर हम बात करें तो 2 का भाग देंगे 42, फिर 2 का देंगे 21, फिर 3, 7, 7, 1। तो यहाँ पे आया 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुणा 7। और फिर बात करें 108 की तो 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 दिया 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास चीजें हुई कि आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं या फिर आप फेयर में भी दिखा सकते हो। तो मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ,
आप इसको खुद सोल्व करके देखें एक बार और, तो यहाँ तक आपको आएगा। तो अगर हम बात करें अतः HCF, तो HCF की बात करें तो HCF वही कॉमन गुणनखंड, तो दोनों तीनों में कॉमन क्या है 2, तीनों में कॉमन क्या है 3, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, तो कॉमन चीज लेनी है, उसकी भी न्यूनतम, तो इसकी न्यूनतम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 2 आ गया। 3 की बात करें यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 4 3 12। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि HCF क्या आ गया 12। लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसका अनुमान निकाला है, प्रतिभागियों की संख्या का। ये प्रतिभागियों की संख्या दिखता है हमसे आया है कि कमरे न्यूनतम कितने होंगे, तो कमरे न्यूनतम कितने होंगे, तो देखो यहाँ तक चीज क्लियर होगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अगर हम बात करें अतः कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर प्रतिभागियों की कुल संख्या बटे एक कमरे में प्रतिभागी। तो कुल संख्या की बात करें तो 60 प्लस 84 प्लस 108, और एक कमरे में हम कितने बैठा सकते हैं अधिकतम 12। तो 60 प्लस अगर 84 करेंगे तो ये हो गया 192, और 192 और 60 कितना होता है 192, और अगर हम 60 की बात करेंगे तो ये हो गया 2 5 12, तो 12 का भाग देंगे 12 दूनी 24 और 21, तो कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 21। तो चीजें क्लियर हुई। तो आप इसमें आराम से चीजें समझिए कि HCF क्या होता है, कि न्यूनतम, हमें मान न्यूनतम पूछा, लेकिन किसका पूछा, कमरे का। तो कमरे न्यूनतम कब होंगे, जब प्रतिभागी अधिकतम बैठेंगे। तो हम प्रतिभागियों के लिए संख्या निकाली, तो चीजें आपको क्लियर। तो यहाँ तक हमारा अंक गणित के ऊपर आधारभूत प्रमेय कंप्लीट हुई। उसके ऊपर जो बेस पे हमने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए, ठीक है। तो हमने रियल नंबर, वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय और अंक गणित के ऊपर आधारित प्रमेय पर क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और भी कुछ जो रिगार्डिंग वीडियो संबंधी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन संबंधी प्रॉब्लम है वो भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।